हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं कृष्ण सनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिजिक्स के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों जो 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चनों में से आपको अपनी एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन यानी सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। यदि दोस्तों बाई चांस सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपको अपनी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप यानी अपनी एग्जाम में यदि 20% का स्कोर यानी पार करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही यानी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। दोस्तों आपको बताने कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो अनचेंज यानी राशि होती है, क्वांटिटी होती है, वो आपको बतानी है कौन सी है, वोल्टेज, धारा, आवर्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, यदि हमारे ट्रांसफार्मर की दोस्तों हमारी जो पहली कुंडली है, यदि इसमें फेरों की संख्या Na और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या Np हो तो दोस्तों हमारी जो धारा और वोल्टेज है वो इस प्रकार से चेंज हो जाती है। यानी दोस्तों यदि हमारा इनका अनुपात ये हो तो दोस्तों धारा का जो अनुपात होता है वो भी हमारा यही होता है, और वोल्टेज का जो अनुपात होता है दोस्तों हमारा इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ये Vb अपॉन में Va हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों धारा एवं वोल्टेज दोनों हमारी परिवर्तित रहने वाली राशि हैं, लेकिन जो आवर्ती होती है वो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपरिवर्तित रहने वाली राशि है वो कौन सी है, आवर्ती। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 5 व 4 हैं। यदि प्राथमिक कुंडली पर 240 वोल्ट यानी दिया जाए तो प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में धाराओं का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि हमारी जो प्रारंभ कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या 5 दी हुई है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 4 दी हुई है। तो दोस्तों इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 5:4 हो जाएगा। और आपको पूछा गया है कि हमारी जो प्रथम कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में जो धाराओं का अनुपात है वो कितना होगा, यानी Ia अपॉन में Ib में पूछा गया है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो Ia अपॉन में Ib होता है वो Na अपॉन में Nb के इक्वल टू होता है। यानी दोस्तों हमारा जो Na अपॉन में जो Nb का जो अनुपात होगा वही हमारा Ia और Ib का अनुपात होता है। दोस्तों याद रख लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अनुपात हमारा इनमें फेरों की संख्या होगा वही अनुपात धारा का अनुपात हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि फेरों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो दोस्तों धाराओं का अनुपात भी हमारा ये हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वोल्टेज का अनुपात पूछता तो वोल्टेज का अनुपात दोस्तों याद रखना इनका विपरीत होता है, तो यहाँ पर इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला। लेकिन हमें धारा को पूछा गया है तो धारा के लिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है इसमें आपको 500 फेरे दिए हुए हैं और द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे दिए हुए हैं। यदि प्राथमिक कुंडली को दोस्तों 200 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो द्वितीय कुंडली में जो प्राप्त होने वाली यानी दोस्तों हमारी जो आवर्ती एवं वोल्टेज होगी वो आपको बताना कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दोस्तों हमारा जो यानी अनुपात यानी फेरों की संख्या का होता है, यानी मान लेते हैं कि Na अपॉन में Nb है तो दोस्तों वोल्टेज का अनुपात होता है वो इसके विपरीत हो जाता है, यानी हमारा Vb अपॉन में Va हो जाता है। और हमें दोस्तों Na अपॉन Nb हमारा कितना दिया हुआ है, Na का मान दोस्तों हमें 5000 दिया हुआ है और 500 दिया हुआ है और Nb का मान हमें 5000 दिया हुआ है, यानी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/10। और दोस्तों हमें यानी प्राथमिक कुंडली में यानी जो वोल्टेज वो हमें कितना दिया हुआ है, यानी 20 दिया हुआ है, तो Vb का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये Va इधर आ जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि 20 अपॉन में 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा Vb दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो हमारी अपरिवर्तित रहती है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो नई यानी जो द्वितीय कुंडली में होगी उसके अंदर दोस्तों यदि पहले में यदि वोल्टेज 20 वोल्ट है, दूसरे में हमारी 2 वोल्ट हो जाएगी। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया कि जो आवर्ती होती है वो अपरिवर्तित रहती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी हमारा जो वोल्टेज है वो तो 2 वोल्टेज हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी पहले के समान होगी, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जब दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास आपका कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यदि इसको प्रवर्धक के रूप में काम में लिया जा रहा है तो आपको बताना है कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार से उत्सर्जक की ओर गति करते हैं या उत्सर्जक से आधार की ओर, या
उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं, होल या होल आधार से उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। दोस्तों याद रखना, हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यानी दोस्तों हमारे जो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, दोस्तों हमारे जो आधार संग्राहक संधि होती है, यानी दोस्तों उत्सर्जक आधार संधि होती है, इसको हमेशा अग्र बायस में जोड़ा जाता है। यदि दोस्तों इसको अग्र बायस में जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो उसको नेगेटिव बेटी से जोड़ेंगे, और ये हमारा आधार पॉजिटिव है तो इसको अपन पॉजिटिव वाली बेटी से जोड़ेंगे। और हम जानते हैं दोस्तों, हमारी जो धारा होती है वो पॉजिटिव से हमारी किधर बहती है, नेगेटिव की ओर बहती है। तो इसके कारण दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की गति हो जाएगी वो इसके विपरीत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा की दिशा के विपरीत बहते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन से पी की ओर जा रहे हैं दोस्तों, यानी इस प्रकार से यानी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यदि धारा ऐसे बढ़ रही है तो दोस्तों अपन क्या क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, एन से पी की ओर जा रहे हैं, यानी उत्सर्जक से आधार की ओर जा रहे हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उत्सर्जक से आधार की ओर गति करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, ट्रांजिस्टर के धारा लाभों के प्राचाल अल्फा तथा बीटा के बीच सही संबंध है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसका दोस्तों हमारा जो अल्फा प्राचाल होता है और जो बीटा प्राचाल होता है उनके बीच संबंध आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों याद रखना, हमारा जो अल्फा प्राचाल होता है क्या है कि दोस्तों यदि हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर है, यदि दोस्तों उसका जो बीच वाला भाग होता है, यानी आधार को यदि अपन उभयनिष्ठ रखते हैं, तब दोस्तों हमारा जो इसका जो संग्राहक धारा एवं जो उत्सर्जक धारा होती है उसका जो अनुपात होता है वो अल्फा के बराबर होता है। यानी आई सी अपॉन में जो आई होता है वो दोस्तों हमारा अल्फा के बराबर होता है। और जब दोस्तों उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रखा जाता है तो उस समय दोस्तों संग्राहक एवं आधार धारा का जो अनुपात होता है वो हमारा बीटा के इक्वल होता है, यानी होता है हमारा आई सी अपॉन में आई बी होता है। तो दोस्तों याद रखना, इन दोनों के अंदर अल्फा एवं बीटा में संबंध होता है, वह संबंध होता है दोस्तों अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट यानी ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद रखना, और दोस्तों इन दोनों में जो संबंध होता है ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब छठवां क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एक ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रत्यावर्ती धारा लाभ बीटा के सही व्यंजक है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक होता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका ट्रांजिस्टर है, यदि उसका उत्सर्जक भाग दोस्तों हमारा जो उभयनिष्ठ रखा जाता है, तब दोस्तों हमारा जो धारा लाभ होता है उसको अपन बोलते हैं बीटा। तो इसका फॉर्मूला आपको पूछा गया है कि इसका व्यंजक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो ये संग्राहक होता है एवं आधार धारा होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है हमारा बीटा के इक्वल होता है, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा आई सी अपॉन में आई बी होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यदि वास्तव में दोस्तों आपको यानी टॉप लेवल के क्वेश्चन लग रहे हों, आपको हेल्पफुल लग रहे हों, आपके एग्जाम से रिलेवेंट लग रहे हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कुछ भी नहीं मांगता हूँ दोस्तों, यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो मैं आपको मान लूँगा कि दोस्तों आपने अपनी गुड दक्षिणा दे दी है। तो दोस्तों आप लाइक में कंजूसी ना करें। अब देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया कि निम्न में से कौन उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों याद रखना, तारत्व का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो आवाज़ यानी अधिक पैनी होती है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका तारत्व का मान अधिक है, यानी दोस्तों जिस आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होता है। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि दिए हुए ऑप्शन में जो मच्छर की दोस्तों जो आवाज़ होती है, यानी मस्कुटो की जो आवाज़ होती है दोस्तों वह सबसे पैनी होती है दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों मच्छर की आवाज़ का जो तारत्व होगा वो हमारा सबसे अधिक होगा, और शेर की आवाज़ होती है दोस्तों वो सबसे मोटी होती है, तो इसका तारत्व सबसे कम होता है। और दोस्तों याद रखना, जो हमारी जो लाउंडलेंस होता है, प्रबलता होती है, प्रबलता तारत्व की विपरीत होती है, यानी मच्छर की आवाज़ की जो प्रबलता होती है वो सबसे कम होती है, और शेर की आवाज़ यानी दोस्तों जो प्रबलता होती है वो उच्चतम होती है। तो याद रखना, तारत्व एवं प्रबलता एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तारत्व का मतलब होता है आवाज़ का पैनी होना, और प्रबलता का मतलब होता है आवाज़ का मोटी होना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब भाई 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारा जो डेसिबल इकाई होती है, ये आपको बतानी कि डेसिबल किसकी यूनिट होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो साउंड की जो लोडनेस होती है, जो प्रबलता होती है, वो उसी की दोस्तों इकाई होती है डेसिबल। तो याद रखना, ध्वनि की प्रबलता होती है उसकी अपन जो यूनिट होती है, उसका मात्रक होता है, वो इकाई होती है, वो डेसिबल होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हो कि यदि ध्वनि तरंग का दाब आयाम
को 3 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी जो ध्वनि यानी तरंगे हैं, उसका दोस्तों जो आयाम होता है ए, उसको यदि अपन 3 गुना कर रहे हैं तो आपको बताना है कि दोस्तों हमारी जो इंटेंसिटी होगी यानी साउंड की जो तीव्रता होगी वो किस प्रकार से चेंज होगी। तो दोस्तों याद रखना, जो तीव्रता एवं जो आयाम में संबंध होता है, तो याद रखना तीव्रता होती है दोस्तों आयाम की स्क्वायर के समानुपाती होती है। यदि दोस्तों आयाम को 3 गुना किया जा रहा है तो दोस्तों हमारी जो तीव्रता हो जाएगी वो 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यदि 3 का यदि अपन वर्ग करेंगे तो अपन जानते हैं 9 होता है। तो याद रखना आयाम को यदि अपन 3 गुना करेंगे तो दोस्तों इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है 10th क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पिंड 8 त्रिज्या के वर्त में एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श रेखा रेखीय त्वरण होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक पिंड है जो 8 त्रिज्या के वर्त पर एक समान चाल यानी दोस्तों समान वेलोसिटी यानी v से गति कर रहा है, तो आपको क्या बताना है कि दोस्तों इसका जो स्पर्श रेखीय एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, एक समान वर्तीय गति होती है, उसके अंदर केवल दोस्तों हमारा जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वही उपस्थित होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो त्रिज्या के अनुदिश यानी अंदर की ओर होती है। और दोस्तों स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो केवल दोस्तों असमानवर्तीय गति के अंदर होता है, और उसका दोस्तों हमारा जो मान होता है वो यानी कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों हमारे जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो होता है v²/r, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया कि स्पर्श रेखीय यानी दोस्तों स्पर्श रेखीय क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, समान चाल से यदि कोई गति कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी स्पर्श रेखीय एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, एक समान वर्तीय गति होती है, उसके अंदर केवल केंद्रीय त्वरण v²/r ही होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, केंद्र की ओर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया कि वर्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की बिना फिसले गति करने की आवश्यक शर्त क्या है। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपका कोई एक गतिशील यानी वस्तु यानी वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। यदि दोस्तों ये वस्तु है बार की ओर नहीं फिसले, तो उसके लिए दोस्तों आपको कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन इसके अंदर लागू होगी, यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों याद रखना, हम जानते हैं कोई भी वस्तु यदि वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह अभिकेंद्रीय बल इसको किससे मिलता है, घर्षण बल से मिलता है। तो यदि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल का मान अभिकेंद्रीय बल से या तो दोस्तों अधिक होगा या इसके बराबर होगा, तभी यानी दोस्तों ये वर्तीय पथ पर गति करेगी। यदि दोस्तों घर्षण बल का मान कम होगा तो इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाएगा और यह बाहर की ओर चली जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों हमारा जो अभिकेंद्रीय बल है वो या तो घर्षण बल के इक्वल होना चाहिए यानी μmg के इक्वल होना चाहिए, या दोस्तों इससे कम होना चाहिए यानी घर्षण बल का मान हमारा अधिक होना चाहिए या इसके इक्वल। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो घर्षण बल का मान है या तो अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक समान वर्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों अचर रहेंगे, त्वरण एवं चाल अचर रहेंगे किंतु वेग परिवर्तित होगा, या वेग एवं त्वरण दोनों परिवर्तित होंगे, या त्वरण एवं चाल दोनों हमारी अचर रहेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई पार्टिकल है वो यानी एक समान यानी एक वर्तीय गति कर रहा है, दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो आपको बताना कि इसके अंदर वेग, त्वरण एवं जो हमारी चाल है, स्पीड है, इन तीनों के अंदर बताना कि कौन कौन से हमारे अचर होंगे और कौन कौन से हमारे परिवर्तित होंगे। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी एक समान वर्तीय गति होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, उसके अंदर वेलोसिटी एवं दोस्तों एक्सेलरेशन है, दोनों के जो परिमाण होते हैं मैग्नीट्यूड दोनों वो तो दोस्तों इक्वल होते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हर जगह दोस्तों स्पीड का मान यदि इसके अंदर समान होगा तो दोस्तों वेलोसिटी का मान भी हमारा जो परिमाण होगा वो हमारा अचर रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और दोस्तों ऐसे जो त्वरण होगा वो हमारा v²/r होता है, तो इसका परिणाम भी हमारा अचर रहेगा। लेकिन दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हर बिंदु पर अलग अलग होती है। दोस्तों इस बिंदु पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और त्वरण की डायरेक्शन ये है। इस बिंदु पर दोस्तों वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और अभिकेंद्रीय त्वरण की डायरेक्शन ये है। यानी दोस्तों हर बिंदु पर इनकी डायरेक्शन का मान चेंज होने के कारण दोस्तों हमारे जो वेग एवं त्वरण होंगे दोनों में परिवर्तन होता रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, एक समान वर्तीय गति के अंदर वेग एंड दोस्तों हमारा जो वेग एवं त्वरण है दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, जो परिमाण होते हैं दोस्तों वो तो समान होते हैं, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों इन दोनों के ही अंदर परिवर्तन होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया कि दिए हुए 4 कणों के संवेग समान है तो किस कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। हमें क्या दिया कि दोस्तों आपको 4 कण दिए हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम व प्रोटॉन। दोस्तों इन सभी के जो संवेग है, मोमेंटम है पी, वो इक्वल दिए हुए
हुए हैं, तो आपको बताने की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों हम सभी जानते हैं कि P² होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि संवेग का मान यदि सभी का इक्वल हो तो दोस्तों हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो हमारे द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और ड्यूटेरियम का दोस्तों प्रोटॉन का 2 गुना होता है, और एल्फा कण का प्रोटॉन का 4 गुना होता है। यानी सबसे कम द्रव्यमान होता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन को होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होने के कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जाएगी दोस्तों हमारी सबसे अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हो कि भू-स्थायी उपग्रह को कहाँ स्थापित किया जाता है। दोस्तों आपके जो भू-स्थायी उपग्रह होते हैं यानी वह उपग्रह जो पृथ्वी के एक यानी निश्चित बिंदु पर हमेशा लंबवत होते हैं, तो इनको आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना इसको दोस्तों विषुवत रेखा पर जो हमारा शहर होते हैं उसको किसी भी शहर के ऊपर स्थापित किया जाता है, और दोस्तों यह हमेशा उसी शहर के ऊपर रहता है। तो याद रखना जो हमारे भू-स्थायी उपग्रह होते हैं उसको विषुवत रेखा पर हमारा स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हो कि किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई त्रिज्या r की तुलना में नगण्य है तो इसका कक्षीय वेग होगा। यानी दोस्तों यानी कि यही मान लो हमारा जो यानी दोस्तों उपग्रह है वो यदि पृथ्वी की सतह पर है, यानी दोस्तों इसका जो h का मान है वो नगण्य है, तो आपको बताना कि इसका जो कक्षीय वेग होगा कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना पृथ्वी के नज़दीक वाले जो उपग्रह होते हैं उनका जो कक्षीय वेग होता है वो √gr होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल टाइप के दोस्तों आपका लेवल है इसके अंदर थोड़ा ऊपर ही हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपको वास्तव में हेल्पफुल लगे हों तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सपोर्ट करें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।